हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब एंड दिस इज सरबप्रीत कौर। और अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन कंटेन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कंटेन वाले होते हैं, हमें क्वेश्चन फॉर्म में दिए गए हैं 1 to 5 है, 1 to 7 है, वहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी रहेगी और वो इन्फॉर्मेशन किस पैसेज में है हमें वो लोकेट करना होगा। और इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन कंटेन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, रेफरेंस और 5 पे हमारा हाउ, वाई या रीज़न, अ रीज़न, ऐसे करके हमारे पास ये 5-6 चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे हमें आंसर सिलेक्ट करना होता है। बहुत बार जैसे वहाँ पे सेंटेंस है अ रेफरेंस ऑफ अ पर्सन हु इज़ टॉल, ठीक है, और कहीं पे लिखा होगा एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु इज़ टॉल। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रेफरेंस का मतलब है थोड़ा सा जिक्र है उस चीज़ का, और एग्जाम्पल का मतलब बिल्कुल नाम है, और अगर डिस्क्रिप्शन है मतलब इलेबोरेट किया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, रीजनिंग दी गई है। वाई है, वाई का मतलब बिकॉज ऑफ, जब हम उसका आंसर करते हैं। हाउ है, हाउ दिस कैन बी डन, हाउ का मतलब प्रोसेस एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। अगर रीज़न है, रीज़न इज़ अगेन वाई वाला, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन होगी। तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है कि ये डिस्क्रिप्शन है या छोटा सा रेफरेंस है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन है या इलेबोरेटिव है, नाम दिए गए हैं या क्या बात करी गई है। तो जब हम ये चीज़ों में डिफरेंस ढूंढना सीख जाएंगे, वी विल ईजिली डू इंफॉर्मेशन कंटेन वाले क्वेश्चंस। तो अभी हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो आज हम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कंटेन वाले पैराग्राफ्स। इसमें जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द कोलंबियन एक्सचेंज। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करके ट्रांसलेट कर लेंगे साथ के साथ। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिस्क्रिप्शन है इम्पोर्टेड स्पीशीज़ की। कोई स्पीशीज़ इम्पोर्ट करेगी, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर, जिसको नाम दिया गया था किसके बाद? इंग्लिश कॉलोनिस्ट्स के बाद। 28th क्वेश्चन में कह रहा है कि द रीज़न वाई बोथ, कहता कारण बताया है दोनों का, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, कि उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों एक्सपीरियंस करी। 29th में बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लेन्ड, नए कॉन्टिनेंट्स की जो फॉर्मेशन हुई उसको एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे क्या क्या बना, कैसे कैसे बना वो चीज़। 30 द रीज़न वाई इंडिजीनियस पॉपुलेशन डिक्लाइंड, कहता कारण है क्यों इंडिजीनियस मीन्स टू से नेटिव पॉपुलेशन कम हो गई। 31 एन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीशीज़, कहते ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है मतलब सबकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। ओवरऑल मीन्स एक ही बार में, ऐसा नहीं है कि हर एक के बीच में घुस के बताया है, सबका ओवरऑल दे रखा है। ऑफ स्पीशीज़ लैक्ड इन ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, जिनकी कमी थी पुरानी दुनिया में और नई दुनिया में। 32 अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एनिमल स्पीशीज़, कुछ एनिमल स्पीशीज़ की डिस्क्रिप्शन है। बीइंग इनफेक्टिव, जो बेअसर रही, किस में बेअसर थी? अफेक्टिंग द ओल्ड वर्ल्ड, पुरानी दुनिया में असर पाने के लिए, पुरानी दुनिया पे कोई असर डालने के लिए कुछ एनिमल स्पीशीज़ खुद बेअसर रही, मीन्स उनका कोई असर नहीं हुआ पुरानी दुनिया पे, ऐसी कुछ एनिमल स्पीशीज़ का जिक्र होगा। 33 में कह रहा है एन ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे रखी है किसकी? सक्सेस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज़ इन्वेजन, पुरानी दुनिया की स्पीशीज़ की जो घुसपैठ थी उसकी सक्सेस के बारे में है। आगे 34th में कह रहा है एन अकाउंट ऑफ यूरोपियन एनिमल्स, यूरोपियन एनिमल्स का कोई जिक्र है, किस लिए? टेकिंग रूट्स इन दी न्यू, कि उन्होंने नई दुनिया में किस तरीके से पैर जमा लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ए पे। हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबकी ध्यान में है, तो विल सी कि क्या लिखा है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कहता बहुत लाखों सालों पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कैरिड द ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, जिसने पुरानी और नई दुनिया को अलग कर दिया। स्प्लिटिंग नॉर्थ साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरेशिया एंड अफ्रीका, इनको अलग अलग कर दिया।
ये जो सेपरेशन थी लास्टेड सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक रही, दैट इट फॉस्टर्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल बता रहे, डेवलपमेंट किसकी हुई, रेटल स्नेक की, ऑन वन साइड ऑफ अटलांटिक, अटलांटिक के एक साइड में, और दूसरी साइड में वाइपर्स की। ह्यूमन वॉयजर्स इन पार्ट रिवर्स्ड दिस टेंडेंसी, कहता वहाँ पे ह्यूमन वॉयजर्स के केस में ये टेंडेंसी रिवर्स होगी। फिर कह रहा है आर्टिफिशियल री एस्टेब्लिशमेंट करेगी ऑफ कनेक्शंस थ्रू कॉमिंगलिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इन सब की री एस्टेब्लिशमेंट करेगी आर्टिफिशियल मेथड के साथ, जिसको कोलंबियन एक्सचेंज कहा गया। मीन्स इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके गए होंगे ताकि जिस जगह जिसकी कमी है वहाँ पे दूसरे को लेके आए होंगे। कोलंबियन एक्सचेंज कहा गया इज़ वन ऑफ द मोर स्पेक्टेकुलर एंड सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ द पास्ट मिलेनियम। ये पुराने सालों में, उन लाखों करोड़ों सालों में जो इवेंट्स हुए उनमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब मेरे को इसमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिख रही क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं, एक तो कॉन्टिनेंट्स का जिक्र है, एक स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रीएस्टेब्लिश करने का जिक्र है। तो लेट्स सी, हम अगेन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इंपोर्ट करने की बात ज़रूर करी है लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, किसको इंपोर्ट किया, कैसे इंपोर्ट किया, और ना ही ये बात है कि किसी स्पीशीज़ को नाम दिया गया। ओके, से 28 रीज़न है कि क्यों वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करी, कुछ नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ की बात। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है ये बात, यूरेशिया और वो सब एक दूसरे से अलग हो गए, वो अटलांटिक की बात है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं है। लैक्ड इन ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ये बात नहीं है, सिर्फ ये क्या है आर्टिफिशियल रीएस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन कौन कम था कौन ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एनिमल स्पीशीज़ नो। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ सक्सेस की कोई बात नहीं है। अकाउंट ऑफ यूरोपियन एनिमल्स का कोई जिक्र नहीं है। तो आई गो विद 29th में उसका जो है आंसर हमें मिल रहा है, एंड 29th का ए। आते हैं बी पैराग्राफ पे। कहते हैं व्हेन यूरोपियंस फर्स्ट टच्ड द शोर्स ऑफ अमेरिकाज, कहते जब यूरोपियन ने सबसे पहली बारी अमेरिका के शोर टच किए, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स सच एज ये मतलब उनकी स्पीशीज़ का नाम है, प्लांट स्पीशीज़ का नाम है। पुराने वर्ल्ड में, पुरानी दुनिया में ये वाली स्पीशीज़ हैड नॉट ट्रेवल्ड वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक, वो वेस्ट में नहीं गई। एंड न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स सच एज ये नॉट ट्रेवल्ड ईस्ट टू यूरोप। तो यहाँ पे शायद ये हो सकता है कि किसी स्पीशीज़ की कमी की वो बात कर सकता है, क्योंकि ये ओल्ड वाली अटलांटिक की क्रॉस नहीं गई और ये जो न्यू वाली थी ये ईस्ट टू यूरोप नहीं गई। In the Americas there were no horses, cattle, goats, all animals of old world origin। कहता अमेरिका में कोई भी ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन का एनिमल नहीं था, एक्सेप्ट फॉर लामा, अलाप्सा, डॉग और फ्यू फाउल और गुनिया पैग। द न्यू वर्ल्ड हैड नो इक्विवेलेंट्स टू दी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो कहते न्यू वर्ल्ड में कोई भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं था जो ओल्ड वर्ल्ड में था। नॉर डिड इट हैव द पैंथोजन्स एसोसिएटेड विद ओल्ड वर्ल्ड डेंस पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन। कहते ना ही इसके पास कोई पैंथोजन्स थे जो पुरानी दुनिया की डेंस पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड रखते हों। एंड सच एसोसिएटेड क्रिएचर्स सच एज चिकन्स, कैटल, ब्लैक रैट्स एंड एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज, तो ये भी नहीं थे। तो बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड में कुछ नहीं था और न्यू वर्ल्ड में कुछ नहीं था, वो बात करिए कि कौन सी चीज़ किस में कम थी। तो बेसिकली ये सीधा दिख रहा है मुझे 31। इसमें मुझे एलिमिनेशन भी नहीं लगाना पड़ा क्योंकि उसने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे दी, प्लांट्स कौन से ओल्ड वर्ल्ड में नहीं थे, कौन से न्यू वर्ल्ड में नहीं थे, और एनिमल्स जो ओल्ड वर्ल्ड में नहीं थे, जो न्यू वर्ल्ड में नहीं थे। तो 31 का आंसर इज बी। कम टू सी पैराग्राफ। ओके, ये रहा। एज माइट बी एक्सपेक्टेड, कहता है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, द यूरोपियंस हु सेटल्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कहता जो यूरोपियन लोग अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में सेटल हुए, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट कोस्ट में सेटल हुए, कल्टिवेटेड क्रॉप्स, उन्होंने कौन सी क्रॉप्स कल्टिवेट करी, वीट एंड एप्पल, विच हैड ब्रॉट विद देम, जो वो अपने साथ लेके आए थे। यूरोपियन वीड्स विच द कॉलोनिस्ट्स डिड नॉट कल्टिवेट, वीड्स मैंने जो घास फूस सा होता है जो यूज़फुल नहीं होते, क्रॉप के बीच में जो उगते हैं, कहता है यूरोपियन वीड्स जो कि वो नहीं कल्टिवेट कर रहे थे, डिड नॉट कल्टिवेट एंड इनफैक्ट प्रेफर टू अपरूट, जिसको वो उखाड़ देना चाहते थे, ऑल्सो फेयर्ड वेल इन द न्यू वर्ल्ड, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी न्यू वर्ल्ड में। जॉन
Jocelyn, an Englishman and amateur naturalist who visited New England twice in the 17th century, उसने 2 बार विजिट किया 17th सेंचुरी में, left us a list of such plants as have sprung up since the English planted and kept cattle in New England। कहता वो उसने लिस्ट रख दी, मतलब इतनी ज़्यादा लिस्ट बता दी कि जो जो प्लांट्स वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करें, विच इंक्लूडेड काउच ग्रास, ये उसने उनके नाम दिए हैं। सो अब इसमें हमें बेसिकली कोई चीज़ जो ग्रो कर रही है उनके बारे में बता रहे हैं कि यूरोपियन कहाँ पे सेटल हुए थे और कौन सी चीज़ें उन्होंने कल्टीवेट करी, और फिर उसके बाद उसने एक लिस्ट रखी है जिसमें प्लांट्स का नाम है। आगे है, वन ऑफ दीज प्लांटेनिया वॉज नेम्ड इंग्लिश मैन्स फुट बाय द अमेरी इंडियंस ऑफ न्यू इंग्लैंड एंड वर्जीनिया हु बिलीव दैट इट वुड ग्रो अप ओनली where the English have trodden and was never known before the English came into the country। कहता है उनमें से एक स्पीशीज़ ऐसी है जिसको इंग्लिश मैन्स फुट कहा जाता है और उनका विश्वास है कि वो वहाँ पे ही ग्रो करती है जहाँ पे अंग्रेज़ आए थे और उससे पहले वो उस कंट्री में जानी भी नहीं जाती थी। तो ये अगेन 27th है सीधे सीधे इसका आंसर, क्योंकि एक इम्पोर्टेड स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये पूरी उस स्पीशीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रखी है और जिसका नाम दिया गया इंग्लिश कॉलोनिस्ट के बाद, इंग्लिश फुट करके कुछ नाम दिया है उन्होंने। सो उससे पता चलता है कि इंग्लिश मैन्स फुट नाम दिया है तो ये अंग्रेज़ों के बाद ही आई थी। तो आंसर इज 27th का आंसर है सी। कम टू पैराग्राफ डी। ओके, cattle and horses were brought ashore in the early 1600s and found hospitable climate। कहता हॉर्सेस को और कैटल को ब्रॉड किया गया 1600 में, लेकिन वहाँ पे उनको क्लाइमेट हॉस्पिटेबल लगा, मतलब वो उनके सहन शक्ति से बाहर था, वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। एंड चार्न इन नॉर्थ अमेरिका, हॉर्सेस अराइव्ड इन वर्जीनिया एज अर्ली एज 1620, वो इस साल में आ गए थे, एंड मैसाचुसेट्स इन 1629। Many wandered free and little more evidence of their connection to humanity than collars with a hook at the bottom to catch on fences। क्या तो उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन दिखाई दे रहा है ह्यूमैनिटी के साथ। किससे ज़्यादा कनेक्शन है? जो कि उनके गले में कॉलर्स होते हैं और उसके ऊपर एक हुक लगी होती है एट द बॉटम, नीचे एक हुक होती है, टू कैच ऑन फेंसेस, ताकि उनको फेंसेस पे वो पकड़े जा सके। एज दे ट्राई टू लीप ओवर देम टू गेट एट क्रॉप्स, ताकि वो क्रॉप्स पे ना जाएं फेंसेस को क्रॉस करके। Fences were not for keeping livestock in, but for keeping livestock out। Fences कहता उनको अंदर रखने के लिए नहीं थे, उनको बाहर रखने के लिए बनाए गए थे। अब इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट ये कह रहा है कि कोई ऐसी स्पीशीज़ थी जो जिसको वो बाहर रख रहे थे और जिनका ह्यूमैनिटी के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन था। आई कैंट सी 27 हो चुका है। रीज़न न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ नो। 29 हो चुका। 30 इंडिजीनियस पॉपुलेशन नो। 31 ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, ये भी हो चुका। डिस्क्रिप्शन एनिमल स्पीशीज बीइंग इनइफेक्टिव इन अफेक्टिंग द ओल्ड वर्ल्ड। इनइफेक्टिव आई डोंट नो, पर हाँ उनको पकड़ के ज़रूर रखते थे बाहर। 33 का कह रहा है ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कि कोई स्पीशीज़ का इन्वेजन जो था उसकी सक्सेस की बात करी है। और उसके बाद एन अकाउंट ऑफ यूरोपियन एनिमल्स टेकिंग रूट्स इन द न्यू वर्ल्ड, यूरोपियन एनिमल्स की बात है। मेरे को 2 पे डाउट आ रहा है, दैट इज़ ये और 32 एंड 34 अकाउंट ऑफ यूरोपियन एनिमल्स। लेट्स सी ये यूरोपियन एनिमल लिखा है इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा या नहीं। ओके, नॉर्थ अमेरिका में कैटल्स और हॉर्सेस को लेके आए, ठीक है। और कैटल्स और हॉर्सेस कहाँ से आए थे? लेट मी चेक। अमेरिका में कौन सी चीज़ें आई थी? अमेरिका में यूरोपियंस आए थे, तो यूरोपियन के एनिमल्स भी वहीं पे ब्रॉट किए गए, ब्रॉट है ना, साथ में लेके आए गए। ओके, तो ये यूरोपियन एनिमल्स तो हैं, लेकिन और क्या है इसका? टेकिंग रूट्स, उन्होंने रूट्स ली हैं। फेंसेस, एविडेंस विद कनेक्शन विद ह्यूमैनिटी, वैंडर्ड फ्री, हॉर्सेस अराइव्ड इन वर्जीनिया, ओके, हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, ओके। अब 32 डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एनिमल स्पीशीज़। सम एनिमल स्पीशीज़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक स्पीशीज़ की बात है। तो मेरे को 32 और 34 में डाउट था, मैं एलिमिनेशन मेथड के साथ लगा रही हूँ, गेसिंग दैट इट इज़ 34 विद डी। 34 का आंसर डी लगा रही हूँ क्योंकि इसमें यूरोपियन एनिमल्स की बात है, वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ की बात है, एनिमल स्पीशीज़ की।
तो एनिमल स्पीशीज़ मुझे दिख नहीं रहा। बाकी दूसरी बात, ये न्यू वर्ल्ड में आए हैं और वो ओल्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है 32 में। कम टू ई पैराग्राफ। ओके, नेटिव अमेरिकन्स रेजिस्टेंस टू द यूरोपियंस वाज इनइफेक्टिव। कहता है जो नेटिव अमेरिकन्स थे उन्होंने जो रेजिस्ट किया, किसको रेजिस्ट किया? यूरोपियंस को। वो इनइफेक्टिव था, उसका कोई असर नहीं था यूरोपियंस की रेजिस्टेंस का, उनके रोकने का कोई असर नहीं था। इंडिजीनियस पीपल सफर्ड फ्रॉम वाइट ब्रूटैलिटी, अल्कोहलिज्म, द किलिंग एंड ड्राइविंग ऑफ गेम। उनको बाहर निकाल दिया गया गेम से और इन चीज़ों से वो सफ़र करे, अल्कोहलिज्म और वाइट ब्रूटैलिटी। एंड द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फार्मलैंड। But all these together are insufficient to explain the degree of their defeat. नेटिव लोगों ने कितना कुछ सहा, वाइट ब्रूटैलिटी, अल्कोहलिज्म, किलिंग और ये सारी चीज़ें, इतना कुछ मिलके भी उनकी हार किस तरीके से हुई, उसकी डिग्री, उसके एक्सटेंट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि जो अमेरिकन थे वो यूरोपियन को प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हीं को ये सारी प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी और वो इन सब से हारे। The crucial factor was not people, plants or animals but germs. कहता इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं थी कि क्रूशियल लोग नहीं थे, प्लांट्स नहीं थे, एनिमल्स नहीं थे, पर जर्म्स थे। स्मॉल पॉक्स वॉज द वर्स्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टाकुलर ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज मॉइंग डाउन द नेटिव अमेरिकन्स। कहता सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने तंग किया? स्मॉल पॉक्स ने, जिसने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाई नेटिव अमेरिकन्स को। द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक ऑफ दैट डिजीज़ इन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका डिटोनेटेड अमंग द Algonquin of Massachusetts in the early 1630s. William Bradford of Plymouth Plantation wrote that the victims fell down so generally of this disease as they were in the end not able to help one another, no, not to make a fire, nor fetch a little water to drink, nor any to bury the dead. कहता वो इतनी बुरी तरह से दुखी हो गए थे और इतनी बुरी तरह से कमज़ोर हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, पानी भी नहीं पी पा रहे थे, मरे हुए लोगों को दफना भी नहीं पा रहे थे। The missionaries and the traders who ventured into the American interior told the same appalling story. जो वहाँ पे लोग गए उन्होंने भी सेम स्टोरी बताई स्मॉल पॉक्स के बारे में और इंडिजीन्स के बारे में। 1738 में एपिडेमिक डिस्ट्रॉय हुई, एपिडेमिक ने डिस्ट्रॉय किया हाफ ऑफ द चारोकी। 1759 में हाफ द कैटावेब्स और फर्स्ट ईयर्स ऑफ सेंचुरी में 2/3 ऑफ ओमाहास एंड परहैप्स हाफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली पॉपुलेशन कम होने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे बताया यूरोपियंस को उन्होंने अमेरिकन ने रेजिस्ट किया और जो इंडिजीनियस लोग थे, इंडिजीनियस मतलब वहाँ के नेटिव लोग थे, वो किस किस चीज़ से सफ़र करें। इंडिजीनियस लोगों ने किस किस चीज़ मतलब नेटिव लोगों ने कौन कौन सी प्रॉब्लम सही, और उसमें सबसे बड़ा था जर्म्स किसके? स्मॉल पॉक्स के। और स्मॉल पॉक्स की वजह से कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो गई। तो ऐसा था हमारे पास एक पॉपुलेशन डिक्लाइन के बारे में। रीज़न वाई इंडिजीनियस पॉपुलेशन डिक्लाइंड, सीधा पड़ा है 30 का ई। कम टू एफ पैराग्राफ। द एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकाज नेटिव एनिमल्स, एक्सपोर्ट किया गया अमेरिका के नेटिव एनिमल्स को, हैज़ नॉट रेवोल्यूशनाइज्ड ओल्ड वर्ल्ड एग्रीकल्चर। मतलब उन्होंने रेवोल्यूशन नहीं लाई किसमें? ओल्ड वर्ल्ड की एग्रीकल्चर में। तो मुझे तो ये वो वाला लग रहा है जिसमें कोई असर नहीं हुआ था ओल्ड वर्ल्ड की स्पीशीज़ पे। और इकोसिस्टम्स एज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन एनिमल्स टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कहता है जैसे कि यूरोपियन एनिमल्स ने किया था न्यू वर्ल्ड में, वैसे ये नहीं कर पाए। अमेरिकाज ग्रे स्क्वेरल्स एंड दिस एंड अ फ्यू अदर हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स ईस्ट ऑफ द अटलांटिक एंड वेस्ट ऑफ द पैसिफिक, बट दैट हैज़ नॉट मेड मच अ डिफरेंस। लेकिन उनका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो आई गो विद दिस 32। उसने डिस्क्रिप्शन दे रखी है कुछ एनिमल स्पीशीज़ की, 2-3 एनिमल स्पीशीज़ का हमने नाम पढ़ा है जिनका जो इफ़ेक्टिव नहीं थी, बीइंग इनइफेक्टिव, किसमें? ओल्ड वर्ल्ड में। ये देखिए ओल्ड वर्ल्ड की ही बात कर रहा है। नॉट रिवोल्यूशनाइज्ड एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकाज नेटिव एनिमल्स हैड ओल्ड वर्ल्ड एग्रीकल्चर। तो ओल्ड वर्ल्ड एग्रीकल्चर पे कोई असर नहीं था, वहाँ पे भी वही कह रहा है इनइफेक्टिव। जी में जाएंगे तो जी पैराग्राफ में आते हैं। The new world's great contribution to old world is in crops. नई दुनिया का पुराने वर्ल्ड में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था?
ग्रो प्लांट्स, जिनसे उनको वहाँ पे हेल्प मिल रही थी, जो वहाँ पे नए वर्ल्ड के जो प्लांट्स थे वो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे। उनके नाम दे रखे हैं, वाइट पोटैटो है, स्क्वैशेस है, चाइल्ड्स है, मोनिएक है, इसेंशियल्स इन द डाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूरोपियन, अफ्रीकन एंड एशियन। ये किन किन की डाइट में इंपॉर्टेंट थे उनका नाम दिया है। देयर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड वर्ल्ड पीपल, पुरानी दुनिया के लोगों पे उनका असर, लाइक दैट ऑफ wheat and rice on new world peoples, goes far to explain the global population explosion of the past 3 centuries. ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज की बात वाला एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे दोबारा देखते हैं। कहता है देयर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड वर्ल्ड पीपल, इन क्रॉप्स का असर हुआ किस पे, ओल्ड वर्ल्ड के लोगों पे, लाइक किस तरीके से, सिमिलरली जैसे कि व्हीट एंड राइस ने किया, कहाँ पे, न्यू वर्ल्ड पीपल पे। गोज फार टू एक्सप्लेन, वो बहुत लंबा जा सकता है अगर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उनकी वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, ऑफ द पास्ट 3 सेंचुरीज, पिछली 3 सेंचुरीज में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है दोनों जगह पे। द रीज़न वाई बोथ न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस पॉपुलेशन ग्रोथ, 28 का लगाएंगे हम जी। कम टू एच, ऑल दिस हैड नथिंग टू डू विद सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी ऑफ बायो सिस्टम्स। कहता है इसका कोई लेन देन नहीं है बहुत बेहतरीन और बहुत कम होने में, किस में, बायो सिस्टम्स में, इन एनी एब्सोल्यूट सेंस, किसी भी सेंस में। इट हैज़ टू डू विद इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रास्ट, कहता है इसका जो मेन कारण है वो क्या है, इन्वायरमेंट का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो। Amerindians were accustomed to living in one particular kind of environment, European and Africans in another. तो अमेरी इंडियंस थे जो वो एक तरीके की जगह पे रहते थे और यूरोपियन और अफ्रीकन्स किसी दूसरी टाइप की जगह पे रहते थे। When the old world people came to America, जब ओल्ड वर्ल्ड के लोग अमेरिका में आए, they brought with them their plant, animal germs, creating a kind of environment which they were already adapted. तो अपने साथ वो सब कुछ लेके आए जिससे वो अपना एक सेम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते थे। एंड सो दे इंक्रीज्ड इन नंबर, और इसी वजह से उनकी गिनती और जो काउंटिंग थी वो बढ़ गई। अमेरी इंडियंस हैड नॉट अडेप्टेड टू यूरोपियन जर्म्स, उन्होंने यूरोपियन जर्म्स के साथ अडेप्ट नहीं किया। एंड सो इनिशियली देयर नंबर प्लंज्ड, शुरू में कम हुआ। दैट डिक्लाइन हैज़ रिवर्स्ड इन आवर टाइम एज अमेरी इंडियन पॉपुलेशन हैव अडेप्टेड टू द ओल्ड वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। कहता है जैसे ही उन्होंने ओल्ड वर्ल्ड में अपना अडेप्ट किया वैसे ही उनकी जो काउंटिंग थी वो बढ़ने लगी। बट द डेमोग्राफिक ट्रियम्फ, डेमोग्राफिक मतलब माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन की माइग्रेशन होती है उसकी सक्सेस ऑफ इन्वेडर्स, वहाँ पे सक्सेस ऑफ इन्वेडर वाला एक क्वेश्चन है सीधा। बट द सक्सेस ऑफ इन्वेडर्स विच वॉज द मोस्ट स्पेक्टाकुलर फीचर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड इन्वेजन ऑफ द न्यू स्टिल स्टैंड्स। तो ये सीधे सीधे ये 33 वाला दे रखा है। कहता ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है किसकी, सक्सेस की, ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज इन्वेजन की। जो ओल्ड वर्ल्ड के लोगों का इन्वेजन हुआ, ओल्ड वर्ल्ड के लोग जो आए उन्होंने इन्वेड किया, उसकी सक्सेस की पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वो कम हुए फिर वो अचानक इंक्रीज कर गए। सो दैट्स हाउ वी डू पैसेज का इंफॉर्मेशन कंटेन। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसलेट करने हैं सारे क्वेश्चन, फिर हमने पैराग्राफ पे जाना है, पैराग्राफ पे रीड करना है। सेंस निकल रही है, सीधे सीधे पता लग रहा है तो कम टू क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर नहीं पता चल रहा तो एलिमिनेशन करो, जो नहीं है उनको छोड़ दो, जिस पे डाउट है उसको कंपेयर कर लो। और आई एम डैम श्योर क्योंकि ये ईजी है और इसके बाद ये कभी आपके गलत नहीं होंगे। और मेरे साथ परमानेंटली जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए देन प्लीज़ कम टू द ईमेल दैट इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।